आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर बैंक्स एक के बाद एक इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के 5 बड़े बैंक, जिसमें सिग्नेचर बैंक हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, रिपब्लिक बैंक हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे स्विट्ज़रलैंड का क्रेडिट स्विस हो गया, ये लगातार एक के बाद एक दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इनके शेयर्स की कीमत 80-80, 90-90% बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई एक तरह से, और सबका नुकसान हो गया। और आका ये गया है कि अमेरिकन बैंक का पिछले एक हफ्ते में $650 बिलियन का नुकसान हुआ है। जी हाँ, $650 बिलियन का मतलब है कई देशों की जीडीपी के बराबर। तो आज अमेरिका की जो कंडीशन है, अमेरिका का जो जीडीपी के अगेंस्ट डेट है, वो 3 गुना है। यानी इस समय दुनिया का सबसे कर्ज में जो देश है वो अमेरिका है। तो आप सोचिए कि इतनी बुरी हालत अमेरिका की हो चुकी है, और यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत बुरा हालत है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध से जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मोस्ट मैक्सिमम गैस सप्लाई होती है, नेचुरल गैस और बाकी जितनी भी तरह की गैस होती है, सीएनजी, एलपीजी, सब वो मोस्टली रसिया से होती है, जो उसने कट कर दी है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं। पूरी तरह से यूरोपियन और अमेरिकी महाद्वीप में पूरी तरह से गड़बड़ चल रही है। बैंक्स के लगातार एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं कुछ स्कीनर.com और उस पर देख रहा था, कुछ 30 से 32 बैंक, अभी मीडियम लेवल के बैंक यूएस में ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी 50% से शेयर्स नीचे गिर चुके हैं। यानी टोटली कोलैप्स हो चुकी है पूरी बैंकिंग सिस्टम। हालांकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक, जो फेडरल रिजर्व है, उसने घोषणा की है कि कुछ जो सिक्योर्ड लोन्स और सिक्योर्ड अकाउंट्स हैं उनको तो वो बैक करेगा, लेकिन शेयर मार्केट तो पूरी तरह से ठप हो गई, क्योंकि जितने भी इन बैंकों के शेयर होल्डर थे उनको तो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही अराजकता की स्थिति बनी हुई है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में, और इन सब के बीच भारत बड़ी मजबूती से खड़ा है। तो बड़ा प्राउड फील होता है दोस्तों, भारत बहुत मजबूती से खड़ा है। हमारे किसी भी बैंक की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि हमारा कोई एनपीए बढ़ गया हो या हमारा कोई सिस्टम कोलैप्स हो रहा हो। तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एक आदर्श और एक बहुत ही प्रभावशाली सरकार को भी जाता है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो एक बेहतरीन डिसीजन लिए गए हैं। जिस तरह से बैंकों ने अपने एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लगातार कम किया है, जिस तरह से बड़े लोन्स की रिकवरी हुई है, जिस तरह से लोन्स को देते टाइम अब पूरा कोलेट्रल और पूरे जो भी क्राइटेरिया होता है वो माना जाता है, जो कि यूपीए गवर्नमेंट में नहीं था। यूपीए गवर्नमेंट में किसी बड़े नेता का फ़ोन आ जाता था, उस पर लोन दे दिए जाते थे। आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक वाला केस। तो कुल मिला के भारतीय बैंकों की स्थिति इस समय विश्व के सभी बैंकों से बहुत शानदार है। हालांकि हमारी शेयर मार्केट की बात करें तो देखिए, ग्लोबली तो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर देश एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। तो अगर यूएस में मार्केट गिरेगी, डॉ जोन्स और नेस्डैक गिरेगा, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी फंडामेंटली हम मजबूत हैं। हमारे फंडामेंटल्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, मुझे लगता है कि जल्दी हम इससे ऊपर आएंगे। हमारे यहाँ बहुत इंटैक्ट है पोजीशन, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत लगती नहीं है। दूसरी बात, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो ये विपक्षी दल हैं जो संसद में हंगामा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, पिछले 5 दिन में संसद की कार्रवाई नहीं चली, जिसकी वजह से ये खुद लोकसभा की रिपोर्ट है कि 100 करोड़ के करीब नुकसान हो गया 5 दिन में। क्योंकि यार, लोकसभा और राज्यसभा चलाने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सोचिए कि इन विपक्षी सांसदों को सिर्फ अराजकता करनी है, सिर्फ ढोंग करना है। ये बार बार अडानी की बात कर रहे हैं। अरे यार, सुप्रीम कोर्ट में अडानी का मामला जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑलरेडी कमेटी भी बना दी गई है पारेख साहब की अध्यक्षता में, और उस कमेटी को 2 महीने का टाइम दिया है। तो कम से कम 2 महीने तो वेट कर लो। ये जो तुम पाखंड कर रहे हो लोकसभा और राज्यसभा में, स्थगित करवा रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, एक बवाल काट रहे हो, उसकी वजह से 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। तो मुझे लगता है कि इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जनता तो सब कुछ देख ही रही है फाइनली कि किस तरह से पूरा एक विपक्षी जो हैं वो एक लामबंद हो गए हैं, संसद में काम नहीं करने दे रहे। बहाना वही है अडानी का। अरे यार, अडानी के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में सारे भारत के बड़े फाइनेंशियल दिग्गज हैं, चाहे वो केतन पारेख पारेख साहब हों, एचडीएफसी बैंक वाले, आदित्य पुरी हों, भट्ट साहब हों, एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन, सारे बड़े लोग हैं, और वो 2 महीने में उनको रिपोर्ट देने को बोला है। उसके बाद बात होगी। सेबी को भी
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपनी तरफ से निगरानी रखिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप भोली भाली जनता को भड़का रहे हो, आप संसद में काम नहीं होने दे रहे। 5 दिन में कितने विधेयक पारित हो सकते थे, आपने सारा कबाड़ा करके रख दिया। तो कुल मिला के देश में अराजकता की स्थिति इन वामपंथियों ने और ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने बना रखी है। जबकि भारत अगर पूरे विश्व से कंपेयर किया जाए तो इस समय सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है हिंडनबर्ग पे, जो रिपोर्ट बना के अडानी के ऊपर बहुत कुछ लिख रहा था, लेकिन उसने कभी क्रेडिट स्विस के ऊपर नहीं लिखा, उसने कभी अमेरिकन इन 5 बड़े बैंकों के बारे में कुछ नहीं लिखा। देखिए, जो ये इससे पता लगता है कि एक पूरा बायस एजेंडा चल रहा है भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों का, कि भारतीय कंपनियों के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उल्टा सीधा लिखो, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाओ, लेकिन यूएस के बारे में मत लिखो, जिस यूएस के ऊपर इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कर्जा है, जिसकी जीडीपी का 3 गुना डेप्ट हो गया है, उसके बारे में मत लिखो, जिसका पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया है, जिसके एनपीए 100% तक बढ़ गए हैं, कोई रिकवरी नहीं हो रही है लोन्स की, जो पूरी तरह से डूब चुके हैं, पूरा स्ट्रक्चर डूब चुका है, उसके बारे में कोई भी ये विदेशी क्रेडिट एजेंसियां नहीं लिखती, चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे वो गोल्डमैन हो, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो। और सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि हिंडनबर्ग का सारा पैसा जो है वो क्रेडिट स्विस में था। हिंडनबर्ग का 70% पैसा डूब चुका है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो क्रेडिट स्विस करके जो बैंक था वो भी डूब चुका है। और दोस्तों, क्रेडिट स्विस बैंक जो है 1847-48 का बना हुआ है। सोचो, जब हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब ये क्रेडिट स्विस बैंक बन गया था स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इससे पता लगता है कि हमारा देश वाकई एक मजबूत दिशा में अग्रसर है। हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम, पूरी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाज़ार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में है। ये जो पिछले एक हफ्ते में थोड़ी बहुत गिरावट है, वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। जिस तरह से क्रूड ऑयल में रेट बढ़ रहे हैं, या जिस तरह से विदेशी बाज़ारों में जो ये अमेरिकन बैंक की इंसॉल्वेंसी का मुद्दा छाया हुआ है, उसके लिए है। इंडियन बैंक्स में या इंडियन शेयर मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने भी कुछ मेजर्स उठाए हैं बैंक्स को बचाने के लिए, तो हो सकता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में पड़े। लेकिन बहुत बुरी हालत है अमेरिका में बैंकों की, क्योंकि यार आप रसिया यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहे हो, यूक्रेन को सारा पैसा आप दे रहे हो, हथियारों को उल्टा सीधा दे रहे हो, आप टैक्स पेयर, अमेरिकन जनता के टैक्स पेयर के पैसे आप उड़ा रहे हो, तब कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी क्रेडिट एजेंसीज इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट नहीं लिखती, क्योंकि सबको डर है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, चाहे वो हिंडनबर्ग जैसी विदेशी एजेंसियां हो, चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे वो बाकी की एजेंसियां हो, माहौल बना रही है। और उसमें साथ दे रहे हैं भारत के विपक्षी दल, जो बेवजह संसद नहीं चलने दे रहे, संसद का नुकसान कर रहे हैं। जो संसद में महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स पारित हो सकते हैं, वो समय खराब कर रहे हैं। और 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान भारतीय संसद को हो चुका है। तो मैं विपक्षी दलों से भी आग्रह करना चाहूँगा, भारत के जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो समझते हैं इस पूरी टर्मिनोलॉजी को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, और क्योंकि मैं एक्स बैंकर रह चुका हूँ, मैं फाइनेंस का ही स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स में मैंने एमफिल किया हुआ है, एमबीए भी हूँ, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मामले को समझता हूँ, पूरे सिस्टम को समझता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं एक्टिव हूँ, तो मेरा बोलना तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिन्हें साले कुछ नहीं पता, वो टिप्पणी करते हैं सिर्फ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के, या मैसेंजर में कोई मैसेज आ गया, तो वो मुझे गलत लगता है। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले आप पूरे वर्ल्ड से भारत का कंपेयर करो, आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से भारत का कंपेयर करो। इस समय भारत जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत ताकतवर स्थिति में है। हमारे बैंक्स, हमारे कॉरपोरेट, हमारी बड़ी कंपनियां सब तरक्की पर हैं, और कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। जो भारतीय शेयर बाज़ारों में पिछले एक हफ्ते में जो मंदी है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट है, क्योंकि बाकी कोई फंडामेंटल नहीं हिले। एक हफ्ते में कोई कंपनीज़ के फंडामेंटल नहीं हिलते, वो सारा का सारा ग्लोबल इम्पैक्ट है। जिस तरह अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ है, लिवरेज वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारा काम उधार पे हो रहा था, और वो लोन्स नॉन रिकवरेबल हैं, तो एनपीएस पूरा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बैंकिंग सिस्टम, भारतीय शेयर बाज़ार सब मजबूत राह में हैं। विपक्षियों के एजेंडे पे आप मत आइए, हम बहुत ही मजबूत पोजीशन में हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बिलीव कीजिए इस इंडिया मूवमेंट थ्योरी पे। और आज
जिस तरह से इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आने वाला डिकेड जो है वो इंडिया का होगा, आने वाला दशक भारत का होगा, मैं उसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।